पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। देव सब्जी मंडी में फल खरीदने आया था, मगर सब्जी मंडी में अपनी तलाकशुदा पत्नी को सब्जी बेचते देखकर ठिठक गया। कविता के सामने जमीन पर थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी और वह उदास बैठी ग्राहक का इंतजार कर रही थी। वह मन ही मन खुश होता हुआ बड़बड़ाया, कहती थी, तुमसे 100 गुना अच्छा पति मिल जाएगा, मगर इसे तो 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकता है, तभी तो अपनी पत्नी से सब्जी बिकवा रहा है। वह ना चाहते हुए भी उधर चल पड़ा जहां कविता सब्जी बेच रही थी। अचानक देव ने अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिया। वैसे भी वह 8 सालों में बहुत बदल गया था। थोड़ा मोटा हो गया था, रंग भी साफ हो गया था, सूट बूट पहनने के कारण साहब लग रहा था, और चेहरे पर रुमाल बांधने के बाद तो पहचान में ही नहीं आ रहा था। पास जाकर देखा तो कविता के पास थोड़े से आलू थे जो हवा के थपेड़े लग रहे थे, थोड़े से टमाटर थे जो बिल्कुल ताजा थे, एक लकड़ी की कैरेट में आम रखे थे जिनके ऊपर सूखा घास होने के कारण वह ढंग से दिखाई नहीं दे रहे थे, थोड़ी सी हरी मिर्च और 4-5 धब्बे वाली फूलगोभी भी थी। बस सड़क के किनारे जमीन पर एक चादर बिछाकर उसी पर लगी छोटी सी दुकान में इतना ही सामान था। देव ने गौर किया, वह बहुत ज्यादा दुबली पतली हो गई थी, चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी, रंग भी सांवला हो गया था। एक बार तो उसे शक हुआ कि वह कविता नहीं कोई और है, मगर उसके माथे पर बड़ा सा तिल देखकर उसे विश्वास हो गया कि वह कविता ही है। कविता ने आशा भरी दृष्टि से उसकी तरफ देखा, फिर जल्दी से बोली, क्या चाहिए साहब। पड़ोस में सब्जी बेच रही एक महिला बोली, इसके पास तो बासी सब्जी रखी है साहब, ताजा सब्जी लेनी है तो इधर आ जाइए। मगर कविता जल्दबाजी में बोली, बासी नहीं है साहब, बस धूप के कारण थोड़ी पुरानी लग रही है, वरना मैंने आज सुबह ही खरीदी थी। कविता के चेहरे पर बेपसी और मजबूरी के भाव देखकर देव का दिल धड़क गया। आखिर जिंदगी के 6 साल उसके साथ गुजारे थी, तलाक जरूर हो गया था, मगर उन 6 सालों में कुछ यादगार और हसीन पल भी गुजरे थे। वह बिना बोले ही ऊपर से घास हटाकर आम देखने लगा। आम थे तो बढ़िया किस्म के, मगर उसमें भी सिलवट पड़ी हुई थी, पुराने होने के कारण पिघले हुए थे। वह बोला, यह तो सचमुच खराब हो गए हैं। कविता अधीर होकर बोली, नहीं साहब, खराब नहीं हुए हैं, बस थोड़े से पिघले हुए लग रहे हैं, ले लो ना साहब, शाम का वक्त है, सस्ता लगा दूंगी। वह वहां से जाने का नाटक करते हुए बोला, मैं जानता हूँ यह खराब हो चुके हैं, छिलका उतार कर देखो, अंदर से काले पड़ गए हैं। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, आप एक आम खाकर तो देख लो, अगर खराब लगे तो मत लेना। 2 दिन से बेटी की तबीयत खराब चल रही है, इस कारण दुकान ढंग से नहीं लगा पा रही हूँ। बेटी का नाम सुनते ही देव को झटका सा लगा। उसके सामने अपनी प्यारी सी बेटी का चेहरा उभर आया। तलाक के वक्त उसे आखिरी बार देखा था, तब वह 4 साल की थी, अब तो 10 साल की हो गई होगी प्रिया। वह एक आम उठाकर देव को देने लगी, मगर वह तो बेटी के ख्यालों में ही खो चुका था। बेटी की तबीयत खराब होने का समाचार पाकर उसके दिल में कुछ टूटकर बिखरने लगा। लो साहब, चख के देख लो। कविता की बात अनसुनी करके वह जल्दबाजी में बोला, सारे आम तोल दो। वह आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए बोली, सारे आम? वह बोला, हाँ सारे तोल दो, और वह खुश होकर आम तोलने लगी। 10 किलो आम थे। वह 2 थैलियों में डालकर उसे देते हुए बोली, 100 रुपए किलो बेच रही हूँ, मगर आप पूरे ले रहे हो, इसलिए 80 रुपए किलो के भाव से दे रही हूँ। कुल 800 रुपए होते हैं साहब। देव बोला, तुम्हारी बेटी बीमार है, इसलिए 100 रुपए किलो के भाव से पैसे ले लो। फिर 500 के 2 नोट देकर वह जाने लगा। कविता ने पीछे से पुकारा, 80 रुपए किलो के भाव से जोड़े तब भी 800 होते हैं साहब, आप अपने रुपए तो वापस लेते जाओ। देव वहीं रुक गया मगर कुछ बोला नहीं। कविता खड़ी होकर पास आई, फिर बोली, भीख नहीं चाहिए साहब, भीख ना मांगने पड़े इसीलिए दुकान लगाई है। वह बोला, तुम्हारा पति कुछ नहीं करता क्या?
वह रुपए उसके हाथ में रखते हुए बोली, पति से 8 साल पहले तलाक हो गया था साहब। देव चल पड़ा, फिर चलते चलते बोला, तुम जैसी खुददार औरत के साथ तुम्हारे पति ने जरूर कुछ गलत किया होगा, तभी रिश्ता टूट गया। वह पीछे से बोली, नहीं साहब, पति अच्छा था, बस दिन खराब थी। अब वह रुक ना सका, जल्दी वहां से दूर अपनी गाड़ी के पास चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कविता अपनी दुकान समेट रही थी। शायद उसकी आज की मजदूरी हो गई थी, इसलिए वह अंधेरा होने से पहले ही घर जा रही थी। देव का मन किया उसके पीछे जाए, ताकि पता चले कहाँ रहती है। उसका प्रिया को देखने का मन भी कर रहा था, इसलिए उसके दिल में एक खिंचाव सा महसूस होने लगा। कविता ने तलाक के बाद किसी पुरुष से शादी नहीं की थी, यह बात भी उसके दिल में खटक रही थी। जब वह अपनी बची हुई सब्जी को एक झोले में रखकर घर की तरफ चल पड़ी, देव पैदल ही उसके पीछे हो लिया और उससे काफी दूर का फासला बनाकर चल रहा था कि वह उसे देख ना पाई। देव के दिमाग में एक ही सवाल बार बार शोर मचा रहा था कि कविता रायपुर में कैसे आई। उसका घर तो दूर एक गांव में था, वहां उसके 2 भाई थे, उन्होंने बहन को अकेला कैसे छोड़ दिया। तलाक के वक्त तो बड़े उछल रहे थे। देव को कविता के जवाब से थोड़ी तसल्ली थी कि पति अच्छा था साहब, बस दिन ही खराब थे, मतलब वह आज भी उसे बुरा नहीं मानती। अचानक चलते चलते देव का दिल भर आया, आंखों से आंसू झलक आए थे। उसे याद आया जब एक रात कविता ने कहा, आप मेरे स्वाभिमान की रक्षा कर लेना जी, बाकी आपके साथ रहकर मैं सब कुछ सहन कर लूंगी। वह उसके स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाया था। देव के सामने उसकी भाभी ने उसे जलील किया करती थी, वह चुपचाप खड़ा सुनता रहता था। वह खुददार थी, बिना गलती के सर झुकाना जरा सा भी पसंद नहीं था, इसलिए वह अपने मायके चली आई थी। उसके बाद भाभी की बातों में आकर देव ने उसे तलाक का नोटिस भेज दिया और उसकी दूसरी गलती तो रिश्ता ही तोड़ दिया। वह भाई और भाभी की बहुत इज्जत करता था, इसलिए वह अपनी पत्नी से ज्यादा भाभी पर भरोसा करता था। कविता के साथ उसके जीवन के 4 साल बहुत अच्छे गुजरे थे, मगर 5वें साल कलह होने लगी थी। भाभी जब किसी बात पर प्रिया को थप्पड़ लगा देती, तब कविता को जरा भी अच्छा नहीं लगता था। इसी बात पर कलह बढ़ जाया करती थी। कलह और झगड़े के कारण कविता अलग होने का दबाव बना रही थी, जो देव को जरा भी पसंद नहीं था। देव के भाई और भाभी नहीं चाहते थे कि पुश्तैनी दुकान का बंटवारा हो, वह अकेले ही सब कुछ हड़पना चाहते थे। वह भाई के साथ दुकान पर बराबर काम करता था, मगर जब उसे और कविता को पैसे चाहिए होते थे, तब भाभी से मांग कर लेने पड़ते थे। यह बात कविता को अच्छी नहीं लगती थी। कविता ने एक मेडिकल स्टोर में कुछ दवाई ली, फिर एक गली में चली। देव निश्चित फासला बनाकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। चलते चलते वह शहर के बाहर की बस्ती में आ गई। कुछ दूर चलने के बाद वह एक पुराने से घर में प्रवेश कर गई, जिसमें कमरों के नाम पर तो खंडहर से कमरे थे। वहां बाहर चौक में 2 खटिया डाली हुई थी, एक पर प्रिया लेटी हुई थी और दूसरी खाट पर एक बुढ़िया लेटी थी। देव ने देखा कि कविता के वहां पहुंचते ही वह बुढ़िया उठकर बैठ गई। उसने बुढ़िया का चेहरा देखा तो पहचान गया, वह कविता की मां थी, यानी देव की सास थी। साथ ही प्रिया भी उठ गई थी। वह पहले से बड़ी हो गई थी, लेकिन बहुत कमजोर लग रही थी। उस पर नजर पड़ते ही देव के दिल से झरना बहने लगा। उसका दिल किया कि जाकर प्रिया को अपने सीने से लगा ले। वह बेचैन होकर बहुत टाइम तक प्रिया को देखता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर वह लाख चाहकर भी घर के अंदर नहीं जा सकता था। जल्द ही वह वापस लौट गया। उसे भाभी पर बार बार गुस्सा आ रहा था, जिसने उसके हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया था। तलाक के समय भाभी कहती थी कि जल्द ही तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी, मगर 8 साल हो गए, भाभी ने अभी तक कुछ नहीं किया। देव अकेला ही रहता था इस शहर में। यहाँ उसके भाई ने एक दुकान
और 2 बेडरूम का घर खरीद कर दे रखा था ताकि धंधे को और आगे बढ़ाया जा सके। देव अकेला ही वह दुकान चला रहा था। घर भी ठीक दुकान के पीछे था। वह उस घर में अकेला ही रहता था। भाई भाभी उसे आगे भी बिना पत्नी के रखना चाहते थे ताकि वह ना हिस्सा मांग सके और जिंदगी भर कमा कर देता रहे। उसका भाई हर हफ्ते दुकान पर आता और बचत के सारे पैसे लेकर चला जाता था, मगर कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। भगवान के सहयोग से दोनों तलाकशुदा पति पत्नी एक ही शहर में रहने आ गए। अभी तक दोनों ने दूसरी शादी भी नहीं की थी। कुछ भी हो सकता था। अब देव रोज शाम को कविता की दुकान पर जाने लगा था। रुमाल से चेहरा ढककर वह दुकान पर जाता था और ढेर सारी सब्जी और फल खरीद कर लाता था ताकि कविता ढंग से प्रिया की परवरिश कर सके। वह दिन भर बहुत सोचता था, मगर बिना चेहरा ढके कविता के सामने जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। जो सब्जी खरीद कर लाता था, जितनी जरूरत होती थी उतनी सब्जी रख लेता था और बाकी बची सब्जियों को पशुओं को खिला दिया करता था। कुछ दिनों बाद जब देव का भाई हिसाब लेने के लिए दुकान पर आया, तब उसने पूछा कि बचत के पैसे कहाँ गए। देव बोला, खर्च हो गए मेरे से। भाई गुस्से में बोला, इतने सारे रुपए कहाँ खर्च कर दिए। देव हिम्मत करके बोला, काम था खर्च कर दिए। भाई नाराज होते हुए बोला, आज तक तुमने तो कभी भी फालतू खर्च नहीं किया, अब तुम्हारे अंदर कौन सा ऐब आ गया है। देव बोला, गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई, कमाई भी तो मैंने ही की थी, इसलिए खर्च कर दिए, मेरी भी जरूरत है। भाई गुस्सा होते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती जो मुझसे जुबान लड़ा रहे हो। देव शांति से बोला, जुबान नहीं लड़ा रहा हूँ, शांति से एक बात बोल रहा हूँ। मैं कमाता हूँ तो खर्च भी कर सकता हूँ। यह घर और दुकान तो आपने मेरे नाम ही खरीदी है, इसलिए यह अब मुझे दे दीजिए। आपके पास पुश्तैनी घर और बड़ी दुकान है, उसकी कीमत यहाँ से बहुत ज्यादा है। आप पुश्तैनी जमीन जायदाद रखिए और यह छोटा सा घर और दुकान आप मुझे दे दीजिए। अब मैं अकेला ही जीना चाहता हूँ। भाई बोला, तू कैसे बात कर रहा है, मैं तुझे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। अभी तो मुझे तेरी शादी करानी है, तेरा फिर से घर बसाना है। देव बोला, अब मेरी झूठी फिक्र करना छोड़ दो। आपने और भाभी ने मिलकर मुझे मेरी पत्नी से अलग कर दिया और आप दोनों ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। 8 साल हो गए मेरी शादी को टूटे हुए, कहीं शादी की बात चलाई आपने। आप दोनों मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहते थे, मुझे सिर्फ नौकर बनाकर रखना चाहते हैं। अगर पापा मेरी शादी करवा कर नहीं मरे होते तो मेरी शादी भी नहीं होने देते। आप दोनों को तो फ्री में एक नौकर मिल गया था, साथ में मेरी प्रॉपर्टी भी मिल गई है। आप क्यों मेरी शादी करेंगे, अब मैं खुद अपनी शादी कर लूंगा। आप दोनों भगवान के लिए अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, और अगर कुछ और गलत करने के बारे में सोचा भी तो मैं गांव में आकर भी सारी प्रॉपर्टी में हिस्सा करवा लूंगा। बड़ा भाई अब समझ चुका था कि उसकी चालबाजी पकड़ी गई है। अब उसकी और उसकी बीवी की यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है। झूठे रिश्ते का नकाब उतर चुका था। भाई का हिस्सा मारकर अपने बेटे के लिए ज्यादा प्रॉपर्टी छोड़कर जाना चाहता था, मगर उसका यह सपना पूरा नहीं हुआ और वह चुपचाप वहां से निकल आया। अब देव अपने भाई और भाभी के चंगुल से निकल चुका था। वह मन में विचार कर रहा था, उसे कविता और अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए दोपहर के समय ही वह कविता की दुकान पर जा पहुंचा। उसने देखा कि आज कविता ढंग के कपड़े पहनकर बैठी थी, मगर उसकी आंखों में चिंता और उदासी साफ झलक रही थी। करीब जाते ही बोला, आपकी बेटी अब कैसी है। कविता उसे गहरी आंखों से घूरते हुए बोली, क्यों वह आपकी बेटी नहीं है। अचानक वह चौंक पड़ा। मुंह पर रुमाल बंधे होने के बाद भी कविता ने उसे कैसे पहचान लिया। कविता उसकी आंखों में देखती हुए बोली, रोज उसका हालचाल पूछने के लिए चले आते हो, मिल क्यों नहीं लेते हो प्रिया से। क्या आपके भाई और भाभी ने मना किया है कि अपनी बेटी से ना मिलो। देव बोला, मैं भैया और भाभी से सारे रिश्ते तोड़ चुका हूँ।
रुमाल चेहरे से हटाते हुए बोला। वह भरी हुई आंखों से कविता से बोला, बहुत मन करता है उससे मिलने का। कविता बोली, मिल लो, मैंने कब मिलने से मना किया है। रिश्ता तो मुझसे टूटा है, बेटी से थोड़ा ना टूटा है। देव बोला, तुमने मुझे कैसे पहचाना? कविता बोली, पत्नी रही हूं ना आपकी, पीछे की चाल देखकर मैं आपको पहचान सकती हूँ। पहले दिन ध्यान से नहीं देख पाई, मगर दूसरे दिन आपको पहचान लिया था। जब आप प्रिया के बारे में हमेशा पूछते हैं तो आपकी आंखों में हमेशा दर्द दिखता था। वह एक पिता की आंखों में ही दिख सकता है। अपना चेहरा तो आपने छुपा लिया, मगर बेटी से मिलने की तड़प आंखों में नहीं छुपा पाई। घर का एड्रेस बताती हूँ, आप वहां चले जाओ, प्रिया से मिल लो, मैं शाम को ही घर जा पाऊंगी। वह कविता की तरफ देखते हुए बोला, नहीं तुम साथ में चलो, तभी उससे बात कर पाऊंगा। जब मुझसे दूर गई थी तब वह छोटी थी, अब वह मुझे नहीं पहचान पाएगी। कविता की आंखों में आंसू भर आए। उसको छुपाते हुए वह बोली, शादी की एल्बम आज भी मेरे पास है, रोज वह आपको देखती है, आपको जरा भी नहीं भूली है, देखते ही पहचान लेगी। वह विनती करते हुए बोला, नहीं तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ ही उससे मिलना चाहता हूँ। कविता बोली, क्यों गरीब के पेट पर लात मार रहे हो? धंधे का टाइम है, अगर साथ गई तो सारा सामान ऐसे ही रह जाएगा, कुछ भी नहीं बिकेगा। वह बोला, सारे सामान के पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ चलो प्लीज, आज के बाद तुम्हें कभी परेशान करने नहीं आऊंगा। यह सुनकर कविता को थोड़ा धक्का लगा। वह बोली, क्यों आपकी दूसरी पत्नी यहाँ आने से मना करती है क्या? वह उदास मन से बोला, मैंने दूसरी शादी नहीं की है। यह बात सुनते ही ना जाने क्यों कविता के दिल को थोड़ी राहत मिली। वह उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। अपनी दुकान बाजू वाले को संभालने के लिए बोलकर उसके साथ गाड़ी में बैठ कर गई और घर की ओर रवाना हो गई। रास्ते में कविता ने पूछा कि आप इस शहर में क्या कर रहे हो? देव ने सारी बात बताई और वह यह भी बोला कि अब वह इसी शहर में रहेगा, हमेशा के लिए। भाई भाभी से रिश्ता तोड़ लिया। वह सोचने लगी कि काश रिश्ता पहले टूट गया होता तो आज हम दोनों साथ होते, हमारा तलाक नहीं हुआ होता। हमारा रिश्ता तो भाई भाभी के कारण ही टूटा था। देव ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गई? वह उदास मन से बोली, भैया और भाभियों के ऊपर बोझ बन गई थी। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में सबकी असलियत सामने आने लगी। शुरू शुरू में भाइयों ने साथ दिया, लेकिन बाद में फिर वह भी भाभियों के साथ हो गई। आपको तो पता है, कुत्तों की तरह फेंकी हुई रोटियां मैं नहीं खा सकती थी। जिस घर में मैं रहती हूँ वह घर मेरे मामा का है। मामा का परिवार अब इस शहर में नहीं रहता है, वो लोग दिल्ली में रहते हैं। घर की चाबी माँ के पास थी, इसलिए हम लोग यहाँ रहने आ गए। घर पुराना है और हम लोग को किराया भी नहीं देना पड़ता, इसलिए इधर ही रहते हैं। वह फिर झुकते हुए बोला, एक बात कहूँ? वह बोली, क्या? वह डरते डरते बोला, क्या आज भी मेरी याद आती है? कविता ने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह दूसरी साइड घुमा लिया। देव शायद देख नहीं पाया कि कविता की आंखों में आंसू आ गए थे। वह बाहर देखते हुए बोली, अब किसी की याद नहीं आती। सुबह से शाम तक बस इसी बात की चिंता रहती है कि रोटी कैसे कमाएं, इसी में दिन निकल जाता है सारा। देव उसका जवाब सुनकर मायूस हो गया और रास्ते भर चुप ही रहा। कविता रास्ता बताती गई और वह सीधे उसी रास्ते पर चलता गया। उसने कविता को जरा भी आभास नहीं होने दिया कि वह उसका पीछा करते करते यहाँ पहले भी आ चुका है। घर में घुसते ही देव का दिल अंदर ही अंदर से तड़पने लगा था, क्योंकि घर की हालत बहुत खराब थी। जगह जगह से प्लास्टर निकले हुए थे, दीवारें बहुत कमजोर थी। कविता आगे आगे चल रही थी। कमरे के पास पहुंचकर वह बोली, प्रिया देखो कौन आया है तुमसे मिलने। प्रिया अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वह बाहर आकर उसे देखने लगी। कविता की माँ भी बाहर आ गई। प्रिया उसकी तरफ टुकुर टुकुर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी, लेकिन देव के पास नहीं आई।
वह अपनी मम्मी के पास जाकर लिपट गई। कविता बोली, डरो मत बेटा, यह तुम्हारे पापा है। प्रिया बोली, पापा है मगर गंदे पापा है, इन्होंने आपको बहुत रुलाया है। प्रिया अब बड़ी हो चुकी थी, उसे अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ रहा था। देव को जिस बात का डर था वही हुआ, इसलिए वह अकेला नहीं आ रहा था, कविता को साथ में लाया था। देव झुकते हुए सास के पैर छूने लगा। सास भी 2 कदम पीछे हट गई, बोली, दूर रहो हमसे, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है अब, इसलिए पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। देव नीचे ही बैठ गया, फिर भरी आंखों से दोनों हाथ फैलाकर बेटी को पास आने का इशारा कर रहा था। उसकी आंखें कह रही थी कि एक बार आकर मेरे सीने से लग जा मेरी गुड़िया रानी। प्रिया ने माँ की तरफ देखा, कविता ने इशारों ही इशारों में जाने के लिए बोला, तब दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। देव के लिए यह स्वर्ग के सुख से कम नहीं था। वह फफक फफक कर रोने लगा, रोते रोते बोला, माफ कर दो मेरी गुड़िया रानी, जिंदगी के फैसले खुद लेने में मैंने बहुत देर कर दी, वरना आज तुम और तुम्हारी माँ मेरे साथ होते। फिर वह प्रिया को उठाकर गाड़ी के पास लेकर गया और गाड़ी की डिग्गी खोलकर बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। एक बड़े से थैली में ढेर सारा सामान था, चॉकलेट, बिस्किट, खिलौने और कपड़े से थैला भरा हुआ था। वह एक एक सामान निकालकर प्रिया को देने लगा। कविता गौर से देख रही थी, यह सोचकर उसका दिल जोर से धड़क रहा था कि उस थैली में से उसके लिए भी कुछ निकलेगा, मगर पूरा थैला खाली हो चुका था। कविता के लिए कुछ भी नहीं था। कविता समझ गई कि वह सिर्फ यहाँ अपनी बेटी के लिए आया है। इतनी सारी चीजें पाकर प्रिया बहुत खुश थी। कविता बोली, अब चलते हैं, मुझे दुकान पर भी जाना है। देव प्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं फिर आऊंगा बेटा। कविता चुपचाप उसके बगल में बैठ गई। दोनों चुप थे। कविता सोच रही थी कि इतना सब कुछ बिटिया के लिए लाए थे, उसमें से कुछ निकालकर मेरा दिल रखने के लिए भी दे देते, तलाक हो जाने से थोड़े ही सब खत्म हो जाता है। वह गाड़ी चलाते हुए बोला, एक बात पूछूं? वह बोली, क्या? अगर तुम्हारे लिए कोई चीज लाता तो क्या तुम ले लेती? कविता तिरछी नजरों से उसे देखने लगी और फिर बोली, जब लाते फिर देखती, अब छोड़ो। देव जल्दबाजी में बोला, लाया हूं, तुम वादा करो कि तुम ले लोगी, मना नहीं करोगी। कविता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज लाया है जो देते हुए इतना घबरा रहा है। वह अपने अंदर की बेचैनी को छुपाते हुए बोली, लाओ दे दो, अब इतने प्यार से लाए हो तो मना कैसे कर सकती हूँ, मगर दोबारा कुछ लाए तो नहीं लूंगी। देव ने जेब से निकालकर मुट्ठी बांधकर उसकी तरफ दे दिया। कविता धड़कते दिल से हाथ आगे किया और देव ने जब उसके हाथ में वह चीज रखी तो वह खुशी से उछल पड़ी। कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं थी, वह एक मंगलसूत्र था। देव का दिल धक धक कर रहा था। घबराहट के मारे उसने साइड में गाड़ी रोक दी। कविता आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या है देव? बोला, मना मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, बड़ी आस के साथ लाया हूं। मैं अपनी सारी गलतियों की तुमसे माफी मांगता हूं। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं, इसलिए मुझे अपनों ने ही छल लिया और मेरी बेटी पत्नी से ही दूर कर दिया। जब जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था, लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यह साथ अब मेरे मरने के बाद ही छूटेगा। अब हम फिर से नया संसार बनाएंगे, जहां प्रिया की अच्छी परवरिश और सासू माँ का बुढ़ापा संवारेंगे। अचानक हुए इस वाक्य से कविता स्टैचू बन गई और वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस एक टक मंगलसूत्र को निहार रही थी। देव बोला, ओ मेरी प्यारी पत्नी, मैं तुम्हारा वही पति हूँ जिसके हाथ का तकिया बनाए बिना तुम्हें नींद नहीं आती थी। प्लीज मना मत करना, मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी जीते हुए नहीं देख सकता। जब से मैं तुम्हें इस हालत में देखा है, मैं रोज रोता हूँ। कहते हुए रोने लगा। कविता मंगलसूत्र को मुट्ठी में बंद करते हुए बोली, तलाक के कागजों का क्या होगा? फाड़ देंगे। देव रोते हुए बोला।
कविता उसे वापस मंगलसूत्र देने लगी। देव ने बहती आंखों से उसे देखा और दोनों हाथ जोड़ लिए। कविता बोली, अपने हाथों से पहना दो। इतना सुनते ही देव खुशी से उछल पड़ा और मंगलसूत्र लेकर तुरंत कविता को पहना दिया। वह खुशी से पागल हो गया। गाड़ी स्टार्ट करके चलने लगा। कविता ने उसका हाथ पकड़ ली और बोली, अब दुकान पर नहीं जाना, अपने घर ले चलो। देव ने वापस गाड़ी कविता के घर की तरफ घुमा दी। प्रिया और अम्मा को गाड़ी में बिठाया और अपने मकान की तरफ चल दिया, क्योंकि अभी तक वह मकान ही था। जब कविता के पैर पड़ेंगे तब वह मकान से घर बनेगा। मित्रों, पति पत्नी का रिश्ता अनोखा होता है, क्योंकि यह विश्वास, प्यार और सहारा का रिश्ता होता है। यह रिश्ता 7 जन्मों तक का होता है। मित्रों, शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्म तक साथ निभाने का वचन देते हैं। शादी के बंधन में 2 व्यक्ति ही नहीं बंधते, बल्कि उनके परिवारों के भी रिश्ते एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं। उनकी आदतें, उनका स्वभाव, उनकी खुशी, उनका दुख दर्द सब एक दूसरे के साथ बंध जाता है। दोनों के लिए एक नए जीवन की शुरुआत होती है। शादी के बाद पति और पत्नी दोनों की ही जिम्मेदारी हो जाती है कि एक दूसरे की खुशी का ध्यान दे। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।